सभी की कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अपनी हथेलियों को रब कीजिए, आंखों पे लगाएं, कोमलता से आंखें खोलें। सभी को प्रणाम। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। रिसर्च एप्टीट्यूड में हमने लास्ट कक्षा में टाइप ऑफ रिसर्च को कंप्लीट कर लिया था। टाइप ऑफ रिसर्च पे हल्की सी जो लास्ट कक्षा का ओवरव्यू देखते हुए फिर आज हम स्टेप्स ऑफ रिसर्च को विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे वन बाय वन। मेरी स्क्रीन आपको विजिबल हो रही होगी। जी सर। लास्ट कक्षा में हमने देखा था एक्शन रिसर्च को सर्कुलर रिसर्च भी कहते हैं, जिसपे सबसे पहले 1940 में कर्ट लेविन ने काम किया और हैसले ने इस एक्शन रिसर्च की डेफिनेशन दी। इससे तात्पर्य है कि मौलिक समस्याओं का अध्ययन करके नवीन तथ्यों की खोज करना या नवीन सिद्धांतों को प्रतिपादित करना इस एक्शन रिसर्च से तात्पर्य है। उसके साथ साथ हमने इसका देखा था कि ये इमीडिएट प्रॉब्लम तत्काल समस्या के लिए समाधान के लिए की जाती है। उसके साथ साथ समस्या का समाधान करने वाली प्रक्रियाओं में कैसे सुधार एवं संशोधन किया जा सकता है, ये भी इसी से हम जानते हैं। एक्शन रिसर्च के हमने स्टेप्स देखे थे कि इसमें सबसे पहले किसी समस्या को लेकर के प्लानिंग होती है और प्लानिंग करने के बाद उस पर एक्शन लिया जाता है। एक्शन के बाद उसको ऑब्जर्व किया जाता है, उसका डेवलपिंग स्टेज रहता है और ऑब्जर्व करने के बाद जो फीडबैक प्राप्त होता है, फीडबैक के बाद पुनः उसी पे काम किया जाता है और दोबारा फिर प्लानिंग की जाती है। यानी कि इस प्रकार से ये चक्र की भांति पूरी प्रक्रिया चलती रहती है। इस प्रकार साइंटिफिक रिसर्च के स्टेप्स होते हैं, सेम स्टेप्स इसके भी होते हैं। समस्या का चयन होगा सबसे पहले, फिर समस्या का विश्लेषण व कार्यों के लिए प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा, शोध की रूपरेखा तैयार की जाएगी, रिसर्च डिजाइन, योजना का चयन करना, डाटा कलेक्शन किया जाएगा, कहाँ से कौन सा डेटा चाहिए, और एनालाइज, फिर कंक्लूजन और लास्ट में इवेल्युएशन अर्थात मूल्यांकन किया जाता है। एक्शन रिसर्च में एक प्रकार का, जिस प्रकार हम माइक्रो टीचिंग जो बोलते हैं, जिन जो साधक बीएड करके आए हैं या जिनको बीएड के बारे में पता है, उसमें एक माइक्रो टीचिंग नाम का हमारा पाठ्यक्रम जुड़ा हुआ होता है। तो सेम उसी तरीके से हम इसे कह सकते हैं। अगला है केस स्टडी। केस स्टडी एक वैयक्तिक अध्ययन पद्धति है जिसे एकल पद्धति भी बोलते हैं। ये प्राचीन समय में भी लंबे समय से प्रयोग होती चली आ रही है। जैसे किसी इतिहासकार विधि का प्रयोग करते थे, कैसे किसी के जीवन परिचय देना हो तो उसके किसी के जीवन के विषय में गहराई से पहले पढ़ना होता था, समझना होता था। और आधुनिक समय में इसी पद्धति का प्रयोग मनोरोगी, अपराधियों के लिए, अनुशासनहीन व्यक्ति आदियों के लिए किया जाता है। इसमें किसी व्यक्ति विशेष या अन्य एकल वस्तु का सावधानी पूर्वक अध्ययन किया जाता है। इसे केस स्टडी या एकल पद्धति कहते हैं। मिन्सेस एंड मिन्सेस ने कहा, जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने केस स्टडी को क्वालिटेटिव एनालाइज के रूप में कहा कि ये क्वालिटेटिव एनालाइज है, ये गुणात्मक अध्ययन है और विश्लेषण है। इसमें किसी व्यक्ति, परिस्थिति या कोई संस्था का गुणात्मक विश्लेषण किया जाता है। केस स्टडी कभी भी क्वांटिटेटिव डेटा का प्रयोग नहीं करती। इस प्रकार से इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, विशेषताएं, तो ये अध्ययन की एक विशिष्ट इकाई
यानी कि व्यक्ति, संस्था या परिवार कुल मिलाकर के एक छोटे समूह पे ये अप्लाई होती है। इसमें गहन अध्ययन जिसे डीप स्टडी उस परिवार या संस्था या व्यक्ति के विषय में डीप अध्ययन करना होता है। संपूर्ण स्टडी, कंप्लीट अध्ययन करना होता है, और गुणात्मक अध्ययन, क्वालिटेटिव स्टडी, कारकों का अध्ययन भी इसी में शामिल, फिर संपूर्ण पद्धतियों का अध्ययन आदि, ये सारे पॉइंट्स इसमें थे। फिर आता है लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च। लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च अनुदैर्ध्य अनुसंधान है। ये कम या लंबे समय तक करने वाली रिसर्च होती है, जिसमें एक ही वेरिएबल का, एक ही चर का बार बार अलग अलग टाइम पे अवलोकन किया जाता है। हिस्टोरिकल रिसर्च और जो केस स्टडी हैं वो इसी लॉन्गिट्यूडिनल अप्रोच के अंतर्गत आते हैं। जैसे यदि हम देखें तो सूर्य नमस्कार का प्रभाव अलग अलग आयु के अनुसार शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है आदि, इस तरीके से जैसे उसकी 10 साल की उम्र पे क्या पड़ रहा है, 20 साल पे क्या इफेक्ट आया, फिर वो बच्चा 25 का 30 का हो गया है और अब बूढ़ा हो गया है, अब क्या इफेक्ट उसका पड़ रहा है। तो एक ही वेरिएबल का अलग अलग समय पर, इसलिए इसमें क्या होता है, ये लंबा समय लगता है इस रिसर्च में। जैसे किसी की एक और एग्जांपल, जैसे किसी कंपनी में कोई नई चीज ऐड करी है बेचने के लिए या बनाया है नया प्रोडक्ट, उसकी ग्रोथ, उसकी बिक्री किस प्रकार से हो रही है, इस चीज को चेक करने के लिए ये लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च की जाती है। अगली है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। इसमें क्या होता है कि इसमें कई सारे ग्रुप्स बनाए जाते हैं, कई सारे ग्रुप्स बना करके और उसको ऑब्जर्व किया जाता है, फिर निष्कर्ष पे पहुंचा जाता है। इसे क्रॉस सेक्शनल रिसर्च कहा गया है। और क्या होता है, जैसे ये जो इसके साथ साथ जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और सर्वे जो होता है वो इसी के अंतर्गत आता है, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च के अंतर्गत। इसमें ग्रुप्स जैसे कैसे बनाया कि आप सूर्य नमस्कार का प्रभाव देखना चाहते हैं 10 वर्ष के बच्चों में, हर उम्र तो निर्धारित कर दी कि 10 वर्ष के बच्चों में देख लिया, लेकिन वो बच्चे कुछ लड़के, कुछ लड़कियां, कुछ किन्नर हैं, कुछ इंडियंस हैं, कुछ अमेरिकन हैं, इस तरीके से अलग अलग उनके ग्रुप्स बना दिए और अब आप अलग अलग उनका अध्ययन कर रहे हो, फिर आपने निष्कर्ष निकालना है। तो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में रिसर्चर को अधिक मेहनत करनी पड़ती है, वो तो स्वाभाविक है, करनी पड़ेगी क्योंकि कई सारे ग्रुप्स बने हुए हैं और अलग अलग जगह के बने हुए हैं। धन भी अधिक लगता है और समय भी अधिक लगता है, लेकिन इसकी विश्वसनीयता बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब है कैजुअल रिसर्च। हमने देखा था, तो कैजुअल रिसर्च मोस्टली कॉज एंड इफेक्ट को जानने के लिए, किसी चीज के पीछे क्या कारण रहा, उस चीज को, कारण और प्रभाव को जानने के लिए इस रिसर्च को किया जाता है। और इसमें जो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च है और ये कैजुअल रिसर्च, दोनों को एक ही नाम दिया गया है। इस अनुसंधान में इंसिडेंट पहले हो चुका होता है और उसके इफेक्ट अर्थात जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो देखते हुए इंडिपेंडेंट वेरिएबल अर्थात कोज को जानने का प्रयास किया जाता है। कैजुअल जो रिसर्च में अधिक श्रम लगता है, व्यय भी अधिक होता है। और एग्जांपल ऑफ कैजुअल रिसर्च है, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन हार्ट रेट। यदि इसे देखा जाए तो ये अभी इसके एग्जांपल। और उसके बाद बनता है डेवलपमेंट रिसर्च, विकासात्मक अनुसंधान। मोस्टली विकासात्मक अनुसंधान का जो प्रयोग है वो बच्चों के लिए किया जाता है। ज्यादातर बाल विकास मंत्रालय आदि जो है, स्कूल आदि की में देखा जाए, उनकी बच्चों की ग्रोथ को लेकर के ये रिसर्च की जाती है। अगली है फिलोसॉफिकल रिसर्च, दार्शनिक अनुसंधान। दार्शनिक अनुसंधान कॉन्सेप्चुअल रिसर्च की तरह ही होती है। जैसे कॉन्सेप्चुअल रिसर्च भी था वैचारिक अनुसंधान, उसमें भी कॉन्सेप्ट पे काम किया जाता था। इसी तरीके से दर्शन शास्त्र के ग्रंथों का अध्ययन करते हुए नवीन ज्ञान की खोज इस रिसर्च के अंतर्गत की जाती है। ठीक है, फिर हमने मनोवैज्ञानिक रिसर्च देखी थी। साइकोलॉजिकल रिसर्च विशेषकर व्यक्ति के व्यवहार से और व्यवहारिक क्रियाओं से जुड़ी ये रिसर्च होती है, जिसमें जो साइकोलॉजी का, यदि देखें हम तो साइकोलॉजी जो वर्ड था वो ग्रीक भाषा से और दो शब्दों से, साइकी प्लस लोगस, जिसमें साइकी का मतलब होता है आत्मा और लोगस मतलब होता है उसका
अध्ययन, यानी कि आत्मा या चेतना का अध्ययन। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत बुद्धि, चिंतन, अधिगम, रुचि और समायोजन आदि का समावेश होता है, और इन सब का ही अध्ययन किया जाता है। तो जर्मन के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विलियम वुंट को ने मनोविज्ञान की प्रथम योग प्रयोगशाला को स्थापित किया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ द मॉडर्न साइकोलॉजी भी कहा जाता है। किसे? विलियम वुंट को। यह हमने देखा था आज यहाँ से। सर लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी सर, आपने ये जो कॉजल रिसर्च पढ़ाई है, उसके अंदर आपने बताया कि जो एक्सपोज फैक्टर और जो एक्सप्लेनेटरी ये आएंगे इसके अंदर, आपने ये बताया ना? नहीं, एक्सप्लेनेटरी ही है ओनली। जो व्याख्यात्मक अनुसंधान था ना, वो और ये दोनों एक ही मान लीजिए कैजुअल रिसर्च को। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे। तो सर इसके अंदर कारण और प्रभाव बता रहा है, कारण और प्रभाव तो एक्सपेरिमेंटल में बताते हैं ना? एक्सप्लेनेटरी में आपको ये चीज वैसे मोस्टली यहाँ पे ये कारण और प्रभाव और ये किसकी तरह है, यहाँ देखो, इसे एक्सप्लेनेटरी रिसर्च भी कहते हैं। जैसे कि उसमें भी था व्याख्यात्मक रूप से, यानी कि जो कार्य हो चुका था, कार्य हो चुका है, उस कार्य को देख करके क्या है कि अब उसके कारण को जानने की कोशिश की जा रही है। उसमें क्या था सर कि मैंने जो ओल्ड पेपर देखे हैं उनमें मतलब अधिकतर ऐसे करके क्वेश्चन कर लेता है, कारण और प्रभाव कौन सी रिसर्च है। तो जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है उसी को बोलते हैं कि भाई कारण और प्रभाव पर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च काम करती है। तो यहाँ पे आपने बताया कि कारण और प्रभाव, यहाँ पे आप एक्सप्लेनेटरी बता रहे हैं, तो ये नहीं, केवल यहाँ कैजुअल रिसर्च जो है वो कारण प्रभाव के लिए काम कर रही है। और ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा जो कंफ्यूजन वाला हो या जिसके आंसर दो दो रिसर्च में मिल रहे हो। जैसे हमने एक क्वेश्चन बनता है कि किस रिसर्च में वेरिएबल्स के साथ मैनिपुलेशन किया जा सकता है, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं रखेगा कि मतलब जिसमें दो दो ऑप्शंस के आंसर बन जाए। ठीक है, क्योंकि कारण प्रभाव उसमें भी, उसमें क्या है, उसमें भी आपको प्रयोग किया जाता है। उसमें उसमें सर भी पर उसमें तो केवल प्रभाव की ही तो बात करी जाती है ना? इसमें कारण भी तो जानना है। इसमें काम पहले हो चुका है, लेकिन उसके कार्य को देख करके फिर आप कारण पे जा रहे हैं। ठीक है, जैसे इसमें एक्सप्लेनेटरी में क्या था, उसमें भी कार्य हो चुका होता है, पहले से घटना सारी घट चुकी होती है। फिर उसमें क्या है, उसके जो प्रभाव का जो अध्ययन है उसकी व्याख्या करके बताता है रिसर्चर, कैसे हुआ था, क्या हुआ था ये, और उसपे क्यों हुआ था, उसके पीछे क्या कारण था, ये जो है कैसे और क्यों आदि की जो चर्चा है इस तरीके से यहाँ पे की जाती है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल में प्रयोग होता है और वो प्रयोगात्मक है, तो उसमें मोस्टली के दो वेरिएबल लिया, इसका प्रयोग इसके साथ क्या इसका प्रभाव रह रहा है, और उसमें कंट्रोल्ड और ये जो है नियंत्रित और वैसे प्रयोगात्मक वेरिएबल रखे जाते हैं जिन पर प्रयोग किया जाता है, वो अलग टाइप की है। और आप ऐसा कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा कि जिसको लेकर के ये क्वेश्चन ही ऐसे नहीं बनेंगे जिसमें दो दो आंसर जिसके बन पा रहे हैं। ठीक है, आप निश्चिंत रहिए। अब अगला जी सर। क्वेश्चन बनता है, अगला जो आता है वो हमने स्टेप्स ऑफ रिसर्च पढ़े थे। अब उस समय हमने केवल नेम नेम देखे थे, जिसमें कि वैज्ञानिक अनुसंधान के निम्नलिखित 7 चरण, ऐसा कोई निश्चित नहीं है, ये 7 चरण ही होते हैं, इनमें से और भी चरण होते हैं और इनके सब पार्ट्स भी होते हैं बहुत सारे। लेकिन मेनली क्या है कि मेनली इन्होंने 7 में इन्हें समाहित कर दिया है। जैसे कि सबसे पहला जिसमें शोध समस्या, प्रॉब्लम का चयन, अर्थात रिसर्च प्रॉब्लम का चयन करना जिस पे आप रिसर्च करने जा रहे हैं। ठीक है, अब वो चयन हो गया समस्या का, अब उस समस्या का टेंटेटिव आंसर क्या होगा, परिकल्पना तैयार करना कि मेरी रिसर्च का ये आंसर होने जा रहा है या ये परिणाम निकलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद शोध अभिकल्प तैयार करना, आपकी उसकी खाका ब्लूप्रिंट तैयार करना कि किस तरीके से आप रिसर्च करोगे, उसके बाद इसके बाद कौन सा स्टेप होगा, क्या विधि होगी,
वो सारा का सारा एक कहें हम आर्किटेक्ट जैसे मकान बनाने जाता है तो मकान बनाने से पहले उसका मैपिंग करके तैयार कर लेता है। तो उसी प्रकार से पूरी रिसर्च की ये मैपिंग है। फिर आप इस मैपिंग के आधार पे इसके बाद ये उस तरीके से आप स्टेप्स को फॉलो करके आगे चले जाते हैं। इसमें भी बहुत सारे और पॉइंट्स हैं, वो आगे दिखाए जाएंगे। फिर आंकड़ों का संग्रह, अब जो रिसर्च से जुड़ा जो डेटा है वो कलेक्ट किया जाएगा, किन विधियों से किया जाएगा, कैसा डेटा कलेक्ट किया जाएगा, ये भी सब इसी में आएगा। आंकड़ों का फिर विश्लेषण, जो डेटा इकट्ठा हो गया अब उसको एनालाइज किया जाना है, किस तरीके से यूज करोगे आप उस डेटा को, आपके लिए कैसे यूजफुल है। फिर एनालाइज करने के बाद आप वहाँ पे रिजल्ट निकालोगे, यानी कि निष्कर्ष पे पहुंचोगे, और फिर जनरलाइजेशन होगा। निष्कर्ष के बाद तो इसको विस्तार से और यदि देखें तो देखिए यहाँ पे ये इंग्लिश में दिया गया है। ये देखिए यहाँ इसका एक स्टेप और फालतू, रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग, वहाँ नहीं था, यहाँ और बढ़ा दिया है। तो इसमें देखो पहला जो स्टेप था फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, तो उसके अंतर्गत कौन सा बिंदु आ रहा था, आया है सबसे पहले लिटरेचर रिव्यू, यानी आप जिस फील्ड में रिसर्च करना चाहते हो या जिस प्रॉब्लम को आप सेलेक्ट करने जा रहे हो उससे जुड़ी जितनी भी साहित्य है, जितना भी लिटरेचर है, आप ज्यादा से ज्यादा ज्ञान हासिल करें, उस लिटरेचर को पढ़ें, जिससे आपको उसके बारे में प्रॉपर जानकारी होगी और ये भी पता लगेगा कि आप जिस प्रॉब्लम को लेने जा रहे हो कहीं किसी ने दूसरे ने उस पर रिसर्च कर तो नहीं दी कि आप बेवजह आप भी उसी चीज को करो और ऑलरेडी वो रिसर्च हो चुकी है, तब फिर आपकी रिसर्च क्या मायने रखेगी। यदि हो गई है रिसर्च तो आप उसमें क्या मॉडिफिकेशन करेंगे, तो वो सारा तो जब ही होगा या जब ही कर सकते हैं जब हमें उसके बारे में कितना काम हो चुका है ये सारी चीज पता हो। ठीक है, तो लिटरेचर रिव्यू होगा, उसके साथ फिर फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, फिर आपकी रिसर्च के उद्देश्य क्या है वो चीज आप लेके चलोगे, वो देखोगे, उद्देश्यों को निर्धारित करोगे। आइडेंटिफाइंग रिसर्च वेरिएबल एंड मेजरिंग स्केल्स, आपके वेरिएबल्स चर कौन से रहने वाले, उनमें कौन सी मापन स्केल्स को प्रयोग करने वाले हो आप, ये सारी चीजें भी इसी के अंतर्गत। फिर फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, फिर इसके बाद हाइपोथेसिस का निर्माण। ठीक है, अब सेकंड स्टेप है प्रिपेयरिंग रिसर्च डिजाइन। यहाँ पे फिर जो रिसर्च डिजाइन आप ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हो, ये कहो आपके आपके पास जमीन है, पैसा है, अब आप मकान बनाने जा रहे हो, उसकी मैपिंग करवा रहे हो आर्किटेक्ट से, या आप खुद मैपिंग कर रहे हो, मुझे इस जगह में 2 कमरे चाहिए, एक रसोई चाहिए और जो है मेरे लेट्रिन बाथरूम हो, आप खुद इस टाइप से। तो एक बनाने से पहले वो चीज तैयार हो गई है कि आपकी रिसर्च कैसे चलेगी और क्या क्या होगा उसमें। स्टडी डिजाइन अध्ययन विकल्प यूज होगा, तो आप उसमें एक्सपेरिमेंटल करोगे या नॉन एक्सपेरिमेंटल करोगे। ठीक है, ये चीज भी इसी के अंतर्गत आएगी। फिर है डेवलपिंग डेटा कलेक्शन, उसके बाद डेटा कलेक्ट करना होगा। इंस्ट्रूमेंट, कौन से इंस्ट्रूमेंट से आप और कौन सा डेटा प्रयोग करने जा रहे हो, टाइप ऑफ डेटा, किस प्रकार का डेटा चाहिए, प्राथमिक सेकेंडरी है आदि आदि डेटा। और मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, किन विधियों से आप डाटा कलेक्ट करोगे, यही नहीं ऐसे ही उठा लाए, हर एक की विधि है ना, साइंटिफिक मेथड है। और डिजाइनिंग रिसर्च टूल, और रिसर्च टूल कौन से होंगे आपके। आप सेलेक्टिंग, ये 4th स्टेप में है सेलेक्टिंग सैंपल्स, आप जो डेटा लेने जा रहे हैं उनमें से पहले सैंपल्स लेने होंगे। और सैंपल्स में क्या होगा कि किन विधियों से लिए जाएंगे, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी, संभाव्यता असंभाव्यता विधियां हैं जिनसे द्वारा आप डेटा लोगे और सैंपल्स इकट्ठे करोगे। डिटरमाइनिंग सैंपल डिजाइन तैयार किया जाएगा सेलेक्टिंग सैंपल्स में। ठीक है, अब 5th स्टेप में है राइटिंग ए रिसर्च प्रपोजल। ये जो है रिसर्च प्रपोजल ज्यादातर जैसे एक प्रकार का जो हम किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए जब एडमिशन होता है या लेना होता है उस समय ज्यादातर प्रस्तुत करना होता है, और नहीं तो वैसे भी जो है आपको ये देना होगा आपकी पीएचडी के लिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी तभी फंडिंग करेगी, यूजीसी तभी फंडिंग होगी कि आप बताओगे कि उसमें क्या मेन एलिमेंट्स हैं, उसकी आवश्यकता क्या है जिस रिसर्च को आप करने वाले हो,
क्या जरूरत है उसे करने की, बेनिफिट्स क्या होंगे उसके, उस रिसर्च के जिसे हम करने जा रहे हैं, उसमें टाइप्स ऑफ डेटा क्या है, कौन से टाइप के डेटा प्रयोग किए जाएंगे, जस्टिफिकेशन फॉर द फंड एंड रिसोर्सेज, किसके लिए किया जाएगा ये सब, फंड और रिसोर्स इकट्ठे करने के लिए। जो छठा स्टेप है वो है कलेक्टिंग डेटा। जो डेटा कलेक्ट किया जाना है वो क्या है, ऑब्जर्वेशन। किन किन विधियों से, आप ऑब्जर्वेशन, अवलोकन विधि के द्वारा, इंटरव्यू, साक्षात्कार विधि, और क्वेश्चनियर या शेड्यूल, सूची के द्वारा, या फिर प्रश्नवाचक सूची देने के द्वारा आप कैसे डेटा इकट्ठा करोगे। ठीक है, फिर स्टेप 7 में है प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग डेटा। अब जो डेटा इन विधियों के द्वारा जो इकट्ठा कर लिया उसमें क्या करोगे आप, एडिटिंग एंड कोडिंग। उसमें कुछ जोड़ना होगा, उन्हें कुछ कोडिंग करना होगा, उनको कुछ सारणीबद्ध करना होगा, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, उन्हें वर्गीकरण करना होगा, उन वर्गों में बांटना होगा, टेबुलेशन, कुछ टेबल्स बना करके उनमें अलग अलग इस टाइप का डेटा इधर, इस टाइप का इधर, महिलाओं का डेटा इधर, या इस एज ग्रुप का डेटा यहाँ पे, इस एज ग्रुप का, जिससे इजीली आप उसे एनालाइज कर पाओ, इजीली आप उसे ढूंढ पाओ, कुछ आपने उसमें से लेना है या ढूंढना है तो उसे एनालाइज करोगे फिर, और फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग होगी। फिर क्या होगा, जो आपने परिकल्पना बनाई थी यहाँ पे कि यहाँ पे मेकिंग हाइपोथेसिस, और ये मेक हाइपोथेसिस टेस्टिंग, आप टेस्ट कर रहे हो कि वो सही साबित हो रही है कि नहीं। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग की भी अलग अलग विधियां हैं, टेस्ट हैं, जिन्हें जेड टेस्ट, टी टेस्ट और अनोवा टेस्ट आदि जो विधियां हैं उनसे फिर ये टेस्ट की जाती है। फिर देखा जाता है कि हाँ क्या इसका आंसर निकल के आ रहा है, आप फिर निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि हाँ हमारी रिसर्च सही साबित हो रही है या हो चुकी है, तब उसके बाद उसे फिर जनरलाइज किया जाता है। ठीक है, जनरलाइजेशन। फिर इसे जनरलाइजेशन से भी पहले की फिर ये होता है कि आप एक बुक तैयार करी जाती है, राइटिंग ए रिसर्च रिपोर्ट तैयार करोगे। तो रिपोर्ट में उसमें सबसे पहले टाइटल पेज रहता है, फिर टेबल ऑफ कंटेंट्स होगा वहीं पे, फिर चैप्टर्स होंगे, उसकी डिटेल होगी, और बिब्लियोग्राफी होगी, मतलब संदर्भ ग्रंथ सूची, किन किन ग्रंथों को वहां पे प्रयोग किया गया है, और अपेंडिक्स रहेगी, कुछ काम होगा। ठीक है, ये चीज और विस्तार से जान लेते हैं। यही सेम चीज ऊपर इंग्लिश में पढ़ी है और यहाँ पे ये हिंदी में है, उसी की सेम हिंदी है। ठीक है, इसको आप इसको भी देख लीजिए। जैसे अनुसंधान समस्या का सूत्रीकरण सबसे पहला स्टेप था, उसमें साहित्य अवलोकन था, जिसे लिटरेचर रिव्यू, और उद्देश्यों का निरूपण था, ऑब्जेक्टिव्स निश्चित करना, और चरों को चिन्हित करना था, वेरिएबल्स को पहचानना, और उत्कल्पना का सूत्रीकरण करना अर्थात हाइपोथेसिस तैयार करना। सेकंड स्टेप था अनुसंधान अविकल्प तैयार करना, रिसर्च डिजाइन। उसमें क्या था, समस्या की संरचना कैसी है, वो अध्ययन अविकल्प आपका प्रयोगात्मक है या गैर प्रयोगात्मक है। थर्ड में हमने देखा था प्रदत्त संग्रह, डाटा को बोलते हैं प्रदत्त संग्रह, कलेक्टिव उपकरण विकसित करना, तो प्रदत्त के प्रकार और प्रदत्त एकत्रित करने की विधि यहाँ पे आप रखोगे। फिर सोपान फोर्थ में है स्टेप में न्यायदर्श चयन, अर्थात जो सैंपल्स को न्यायदर्श बोलते हैं, सैंपल को वो कैसे, किन विधियों से आप संभाव्यता या असंभाव्यता, किस विधि से आप चयन करोगे, और न्यायदर्श संकल्प का निर्धारण कैसे करोगे, ये चीज। फिर फिफ्थ स्टेप अनुसंधान प्रस्ताव लेखन, आप प्रस्ताव तैयार करोगे, इसकी आवश्यकता क्या है, लाभ क्या है, और न्यायदर्श किस प्रकार का इसमें प्रयोग किया गया है, निधिकरण और आवश्यकताएं इत्यादि। छठे में हमने देखा था प्रदत्तों का एकत्रीकरण अर्थात कलेक्टिंग ऑफ डेटा, उसमें किस किन विधियों से, अवलोकन विधि, साक्षात्कार विधि और प्रश्नावली आदि विधियों के द्वारा यहाँ देखा गया। सेवेंथ स्टेप में प्रदत्त संस्करण, प्रसंस्करण और विश्लेषण, उनमें विश्लेषण किया जाएगा, संपादन किया और कूटन किया, उसे प्रदत्त वर्गीकरण कर दिया, सारणीकरण किया, विश्लेषण, और फिर और उपकल्पना जो हाइपोथेसिस बनाई थी उसका परीक्षण यहाँ पे रखा गया, किया गया। ठीक है, फिर सामान्यीकरण होगा, और जो अंतिम स्टेप में उसका शोध रिपोर्ट लेखन होगा, और उसमें शोध रिपोर्ट लेखन में शोध रिपोर्ट का प्रारूप तैयार होगा, शीर्षक, पृष्ठ और विषय सूची, क्रिया विधि,
इत्यादि यहाँ पे रखे जाते हैं। ठीक है, आपको ये सारे स्टेप समझ में आ गए। आप लोग इन्हें अच्छी से समझ लेना कि किस किस स्टेप के अंतर्गत क्या क्या कार्य हो रहा है और फिर कैसे होता है, और वो जब हम ज्यादा से ज्यादा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब जैसे पहले स्टेप का पहला यहाँ पे ये था अनुसंधान समस्या का सूत्रीकरण। अब शोध समस्या के बारे में यहाँ से हम थोड़ा विस्तार से लेंगे। स्टेप्स ऑफ रिसर्च, तो रिसर्च प्रॉब्लम, शोध समस्या। ठीक है, अब शोध समस्या क्या है? इट इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिसर्च। सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है किसी भी रिसर्च का? सबसे पहला स्टेप होता है रिसर्च प्रॉब्लम। भाई आपके पास कोई रिसर्च प्रॉब्लम ही नहीं है तो क्या शोध करेंगे हम? क्या करेंगे? कुछ नहीं पता हमें जी, हम तो जीरो हैं। जब तक आपको ये काम नहीं दिया जाएगा, होमवर्क नहीं दिया जाएगा, या आप अपना होमवर्क तैयार नहीं करोगे मुझे ये करना है, तब तक तो निठल्ले बोले जाएंगे, कोई भी बेले बोले जाएंगे। तो शोध समस्या सबसे पहला स्टेप है, और रिसर्च प्रॉब्लम ही एक रिसर्चर के लिए सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य। क्वेश्चन आ चुका है, सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य, यानी सबसे ज्यादा उसे परेशानी उत्पन्न करने वाला, या ये कहें कि सबसे ज्यादा तक समय तक उसको दिक्कत उत्पन्न करता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, यानी रिसर्च प्रॉब्लम जब तक आपको नहीं मिलेगी आपको रास्ता नहीं मिल रही है क्या करना है जी। आपकी रिसर्च प्रॉब्लम निर्धारित होगी, आप फिर सीधे उस पर काम करना शुरू कर दोगे। तो सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य कौन सा होता है? रिसर्च प्रॉब्लम को सेट करना, या रिसर्च प्रॉब्लम, शोध समस्या। ठीक है, ये दोनों ही बिंदु बहुत जरूरी है। फर्स्ट स्टेप है रिसर्च का ये, और ये चुनौतीपूर्ण कार्य है। फिर आगे कह रहे हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम अनुसंधान कार्य रूपी भवन की नींव। लो अगला एक और क्वेश्चन बन रहा है, फाउंडेशन ऑफ द रिसर्च, भवन की नींव जिसके ऊपर अनुसंधान रूपी इमारत का निर्माण होता है। जो भाई वास्तव में है भी, क्योंकि जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के ऊपर सारा तमाशा रचा जा रहा है, उसी की समाधान के लिए, उसी को सॉल्व करने के लिए सारी विधियां अपनाई जा रही है। तो ये नींव है, सबसे नीचे का पॉइंट है, इसलिए ये जो है अनुसंधान रूपी इमारत का नींव है। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। अब आता है ये वो बना क्वेश्चन, ये भी बना है, अनुसंधान समस्या सदैव कैसी होगी? प्रश्नवाचक कथन के रूप में होती है। ये पूछा जाता है, क्वेश्चन मार्क स्टेटमेंट में रहती है सदैव। कोई भी आप सिंपल या नेगेटिव में नहीं जाएगी, ये क्वेश्चन मार्क स्थिति में कथन में रहती है। दो होती है जो दो या दो से अधिक चरों के मध्य संबंध को प्रश्न के रूप में अभिव्यक्त करती है। कैसे करती है? ये कैसे किया जाता है? जैसे मैं प्रॉब्लम ले रहा हूँ कि सूर्य नमस्कार का डायबिटीज पे प्रभाव देखना है, तो ये आपको जो प्रॉब्लम लिखनी होगी वो कैसे लिखनी होगी? क्या सूर्य नमस्कार से डायबिटीज ठीक होती है? ये अब हमारी शोध समस्या तैयार हो गई। अब क्या वर्ड से स्टार्ट हुआ है, इसलिए ये प्रश्नवाचक कथन के रूप में है। प्रश्नवाचक है कि नहीं है ये? जी सर। इस तरीके से आपकी शोध समस्या होगी। अगला, जैसे क्या उपवास करने से हृदय रोग ठीक होते हैं? तो उपवास और हृदय रोग, यहाँ पे दो में रिसर्च किया जा रहा है। दो वेरिएबल हैं, एक उपवास है, दूसरा हृदय रोग तो देखा जा रहा है। और यहाँ क्या वर्ड लगा करके ये रिसर्च प्रॉब्लम इस टाइप से बन के तैयार हो रही है। अब आता है ये मिलेगी कहाँ से? रिसर्च प्रॉब्लम कहाँ से इकट्ठी की जाए, इसके स्रोत क्या है, इसका सोर्स क्या है? अनुसंधान समस्या कहाँ से लें भैया, हम क्या करें, आखिर कैसे पता लगेगी? तो इनको प्राप्त करने के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रकाशित आंकड़ों एवं तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। पहले अध्ययन करना है जो आंकड़े जो प्रकाशित हो चुके हैं, उन अध्ययनों के बाद आपको पता लगता है यार यहाँ तो ये तो गलत था, या ये ऐसे था, ये क्या था, या फिर ये और पता होना चाहिए। है? जैसे विश्वविद्यालयों एवं अनुसंधान संस्थानों द्वारा अनुसंधान परियोजनाओं के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित आंकड़ों का प्रकाशन इकट्ठा करना और उन्हें अध्ययन करना आदि। जब हम
ये प्रकाशन जो वो प्रकाशित पब्लिश करते हैं, कौन से संस्थान, जो रिसर्च संस्थान है, उनसे उनका वो आंकड़े इकट्ठे करना, उसे पढ़ना, तब जाकर के हमें ये रिसर्च प्रॉब्लम्स मिलती हैं। और उनके साथ साथ न्यूज़पेपर से भी रिसर्च प्रॉब्लम मिलती है, मैगजीन में भी हमें रिसर्च प्रॉब्लम्स मिल जाती है, टीवी पे भी देख के मिलती है, इंटरनेट आदि के माध्यम से अनेकों समस्याओं को उजागर किया जाता है। अभी कोरोना आई थी, रिसर्च प्रॉब्लम, बहुत बड़ी रिसर्च प्रॉब्लम, वैश्विक रिसर्च प्रॉब्लम थी। तो कैसे पता लगा था ये कोरोना के बारे में लोगों को? न्यूज़ के माध्यम से पता लगा, टीवी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, ऐसे ही तो पता लगा ना। जी सर। जी सर। तभी तो लोगों ने उस पर रिसर्च करना शुरू किया। हाँ जी। तो इसी तरीके से नई नई रिसर्च प्रॉब्लम्स ढूंढने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें, न्यूज़पेपर देखने होते हैं, मैगजीन देखनी होती हैं, टीवी, इंटरनेट आदि देखने होते हैं। आप देख रहे हो कि निरंतर हाई बीपी बढ़ता जा रहा है, हाई बीपी बढ़ता जा रहा है, या हाई बीपी के जो मरीज हैं वो अधिक होते जा रहे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम सामने आपको दिख रही है, लगातार आप न्यूज में सुन रहे हैं, न्यूज़पेपर्स में पढ़ रहे हैं, इधर उधर अपने समाज में सुन रहे हैं, तो आपके सामने एक प्रॉब्लम आके तैयार होगी, भैया हाई बीपी। अब आप क्या योगदान कर सकते हो हाई बीपी में अपने योग के द्वारा, वो आप रिसर्च करना शुरू करो। ठीक है। जी सर। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इसकी क्या विशेषता होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए रिसर्च प्रॉब्लम। ये नहीं कि कोई भी उठा ली और बस करना शुरू कर दिया कि हाँ जी अब हम इस पे काम करने जा रहे हैं, नहीं। उससे पहले आप कुछ चीजों को समझ लें कि रिसर्च प्रॉब्लम की विशेषता क्या हो, कैसी लें। तो एक वैज्ञानिक समस्या सदैव जो होती है वो प्रश्नवाचक, इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट में होती है। वो ठीक है, हमने देख ली पहले क्या शब्द से शुरू हुआ था, तो वो इंटेरोगेटिव फॉर्म में होगी। ठीक है, ठीक है जी। दूसरा, साइंटिफिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्वेबल। जो आप रिसर्च ले, जो प्रॉब्लम ले रहे हो वो ऐसी लेना कि जो सॉल्व हो जाए। पता लगे कोई ऐसी रिसर्च प्रॉब्लम ना ले ली जाए कि जो सॉल्व ही ना हो पाए, आदमी मर गया, जीवन बीत गया, पूरा लगा पड़ा है, लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा। हालांकि होता हर चीज का सॉल्यूशन है, लेकिन एक समय सीमा के अंतर्गत वो सॉल्यूशन मिल जाए, ये नहीं कि जीवन बीत जाए। मेरे दादाजी ने रिसर्च की, वही रिसर्च आज मैं कर रहा हूँ, वो पूरी नहीं हुई है आज। ऐसी रिसर्च नहीं लेनी कि आप कोई अंतरिक्ष के तारों के बारे में कुछ खोज करने लग गए, या आप जो है अध्यात्म में ब्रह्म की खोज करके लोगों को दिखाना चाहते हैं। क्या दिखा पाओगे, ये कर पाओगे? नहीं सर। नहीं सर। रिसर्च प्रॉब्लम लेनी है जो आपको हर तरफ से, ये आपका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, कम समय में, कम खर्चे में आप उसे पूरी कर पाओ। लोगों की पैसा भी बहुत खर्च होता है, पता लगे सारा घर मकान सब बेच दिया, लेकिन अभी रिसर्च पूरी नहीं हुई है। आमदनी का सोर्स है नहीं, जितना अर्निंग सोर्स है नहीं, उससे ज्यादा खर्चा हो रहा है रिसर्च में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ठीक है, तो ये ध्यान रखने के बिंदु हैं। एक तो इंटरोगेटिव फॉर्म में होनी चाहिए, सॉल्वेबल होनी चाहिए, और अ गुड साइंटिफिक प्रॉब्लम शुड बी डेफिनेट एंड क्लियर। एक निश्चित और स्पष्ट भी होनी चाहिए। ये भी नहीं कि उसमें क्लियर ही नहीं हो पा रहा कि आखिर होने क्या जा रहा है, काम क्या कर रहे हो आप, कि आपकी प्रॉब्लम सुनते ही, आपका उस स्टेटमेंट को देखते ही हर कोई पहचान भी जाए कि आप इस पे काम कर रहे हो, या आपकी समस्या ये है, आप इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो, या कोई ऐसी समस्या लिए पढ़ रहे हो जो स्पष्ट ही नहीं है, पता ही नहीं लग रहा होना क्या है आखिर इस चीज में। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम ना लें। उसके साथ साथ साइंटिफिक प्रॉब्लम शुड बी टेस्टेबल। कैसी होनी चाहिए? टेस्टेबल, उसे टेस्ट किया जा सके। टेस्ट से अर्थात तात्पर्य है कि उस पर काम किया जा सके और उसको चेक किया जा सके कि जो अर्थात कुल मिला के टेस्ट वही करते हैं जहाँ की साइंटिफिक रूप से कोई वैज्ञानिकता वहाँ जुड़ी है, तो उसे आप चेक करके बता सको कि जब ये स्थिति थी अब ये स्थिति है, अभी आप उसकी उस समय रीडिंग ये थी अब रीडिंग ये है,
इस तरीके से आप उसे टेस्ट करके या फिर कहें कि हमें इसे करने से ये होता है, तो उसे आप भी करके देखो तब भी वही काम हो रहा है, कोई दूसरा उसे करके देखे तब भी वही रिजल्ट आए, तो इस तरीके से वो प्रॉब्लम टेस्ट हो सके। ठीक है, तो हमने क्या क्या देख रहे हैं ऊपर, इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट में हो, सॉल्वेबल हो, डेफिनेट एंड क्लियर हो, ये सारी चीजें आती हैं एग्जाम में, और फिर टेस्टेबल हो, और ए गुड साइंटिफिक प्रॉब्लम शुड बी टाइम बाउंड, समय सीमा के अंतर्गत होनी चाहिए। ये नहीं कि इतना समय लग रहा है, मैंने पहले चर्चा जो करी कि जीवन बीत गया, जीवन पूरे होने जा रहा है, मरने वाले हैं, लेकिन अभी रिसर्च पूरी नहीं हो पा रही है, ऐसी रिसर्च ना लें। ठीक है, ऐसी कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम का चयन न करें। अनुसंधान समस्या सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दृष्टि से उपयोगी, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दृष्टि से उपयोगी एवं सार्थक होनी चाहिए, उसका अर्थ निकले और वो यूजफुल हो, पता लगे कोई ऐसी ले ली कि जिसका समाज के लिए कोई बेनिफिट ही नहीं है, ऐसी चीज पे आप काम करने जा रहे हो। ठीक है, ये हमने ऊपर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, आगे होगी आपको रिसर्च प्रॉब्लम समझ में। जी सर। अब आता है लिटरेचर रिव्यू या रिव्यू ऑफ लिटरेचर, साहित्य समीक्षा। ठीक है जी, अब बेशक हमने वो क्षेत्र चुना या वो चीज फाइंड आउट करी कि जो आज की प्रॉब्लम है, अब उससे जुड़ा साहित्य इकट्ठा करना शुरू कर रहे हैं हम। क्या क्या है कि किसी भी अनुसंधान पर कार्य करने से पूर्व शोधार्थी अपने विषय से संबंधित साहित्य, पत्रिकाओं तथा सूचनाओं का सर्वेक्षण करे। भाई, जिस पे आप काम करना चाहते हो या जिस फील्ड में आप काम करना चाहते हो, भैया मैं मंडूकासन पे काम करना चाहता हूँ, तो आप उससे जुड़ा साहित्य और पत्र इकट्ठा करना शुरू करो, पत्रिकाओं में देखो, सूचनाओं में देखो कितना क्या क्या काम हो चुका है, कहीं सेम वही काम ना कर दो कि हो चुका हो, या फिर जो हो चुका है उसमें आप क्या मॉडिफाई कर सकते हो, क्या नया कर सकते हो, ये सारी चीजें आप उससे पता करोगे। ठीक है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर के जो मुख्य उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इसके, इससे शोधकर्ता का ज्ञान बढ़ता है। भाई ज्ञान बढ़ेगा, स्वाभाविक है, आप इतना सारा साहित्य पढ़ोगे, लिटरेचर पढ़ोगे, इतना सारे ग्रंथ पढ़ोगे, तो उससे आपके ज्ञान की वृद्धि होगी, नो डाउट्स होगी। और क्या क्या होगा, इससे अनुसंधान की प्रामाणिकता में सुधार लाने में सहायता मिलती है। भैया प्रामाणिकता, आप उसे अच्छे से प्रेजेंट कर पाओ, आप उसे साइंटिफिक रूप से उसको प्रेजेंट कर सको, उसकी प्रामाणिकता सिद्ध कर सको, उससे सहायता मिलेगी, क्योंकि आपको पता है उसके सारे आसपास के फील्ड्स के बारे में, आप उसको सारी चीजों को देख कर ही आप ऐसी प्रॉब्लम लोगे और उसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे। और क्या है, इसके द्वारा महत्वपूर्ण चरों, वेरिएबल्स को खोज पाना संभव हो जाता है। जब हम ये पढ़ते हैं ना, लिटरेचर रिव्यू करते हैं, तो जो कौन कौन से वेरिएबल्स मुख्य हैं या फिर हमारी रिसर्च में कौन कौन से वेरिएबल्स प्रयोग होने वाले हैं, उनका हमें पता लग जाता है कि अब हम इस रिसर्च पे या इस चीज पे काम करने जा रहे हैं, तो ये वेरिएबल हमें चाहिए। ठीक है, इसको प्रक्रिया से जो गुजारना होता है, इसमें मौजूदा साहित्य की खोज करनी होती है, फिर उस पर समीक्षा और दृष्टिकोण तैयार करना होता है। ऑनलाइन रूप से यदि साहित्य समीक्षा करना चाहें ना, तो हम जिस टॉपिक को लेना चाहते हैं, तो उस टॉपिक से जुड़ी आपको डेटा को चाहिए, तो ऑनलाइन में गूगल स्कॉलर और पबमेड नाम से साइट्स चल रही हैं। आप गूगल स्कॉलर डालोगे, फिर उस पर आप अपना टॉपिक डालोगे, तो उस टॉपिक से जुड़ा जितना भी काम हुआ है वो सारा वहाँ पे आ जाएगा, शो हो जाएगा, फिर आप उसे पढ़ सकते हो, फिर उस हिसाब से आप अपनी आगे की तैयारी कर सकते हो। इसी तरीके से ये पबमेट भी एक साइड है। ठीक है, आप एक सेकंड होल्ड करिए।
फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, अब उसके बाद क्या उद्देश्य रहने वाले हैं आपकी रिसर्च के, ये निर्धारित करना होता है। रिसर्चर अपनी रिसर्च के द्वारा जो सिद्ध करना चाहता है, क्या सिद्ध करना चाहते हो आप कि आपके मंडूकासन का प्रभाव डायबिटीज पे पड़ रहा है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स निर्धारित करोगे आप, उद्देश्य क्या है आपका इस रिसर्च का करने का, वो चीज यहाँ पे रखनी होती है। उद्देश्य के जो शब्द हैं, उद्देश्य के शब्द बहुत ही सटीक और विशिष्ट होने चाहिए, ठीक है, ये इसकी विशेषता में जा रहा है। और उद्देश्य हमेशा कथनात्मक अर्थात स्टेटमेंट फॉर्म में होता है। तो वहीं पे जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो किस फॉर्म में होती है, प्रश्न कथन में, वाचक फॉर्म इंटेरोगेटिव, है ना, प्रश्नात्मक या फिर इंटरोगेटिव फॉर्म में। तो यहीं पे ये ऑब्जेक्टिव जो होता है वो स्टेटमेंट फॉर्म में या कथनात्मक फॉर्म में। ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम किस फॉर्म में होती है और ऑब्जेक्टिव किस फॉर्म में होता है, इसलिए आप इसे ध्यान से याद रखिए। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऑब्जेक्टिव से यहाँ पे शोध अभिवृत्ति के क्या होता है, टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, नए ज्ञान की को एक्सप्लोर करने के लिए, टू वेरीफाई एंड टेस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट एंड थ्योरीज, नए ज्ञान और जो है ये महत्वपूर्ण फैक्ट और थ्योरीज को टेस्ट करने के लिए, टू डेवलप न्यू टूल्स एंड टेक्निक्स, नए टूल्स और टेक्निक को डेवलप करने के लिए ये रिसर्च मेथोडोलॉजी प्रयोग की जाती है। टू आइडेंटिफाई द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, दोनों में क्या रिलेशनशिप है कारण और प्रभाव में। टू एक्सटेंड नॉलेज ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो मानव लोगों आदि की ज्ञान की वृद्धि के लिए। टू एनालाइज एन इवेंट प्रोसेस और फेनोमेना, इनको एनालाइज करने के लिए। और टू प्लान फॉर फ्यूचर बेनिफिट्स, ठीक है, ये रहा वहां तक। अगली कक्षा में हम चर से पढ़ेंगे, वेरिएबल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि लास्ट अभी जितना भी पढ़ा उतना आपको सारा समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो आप एक एक करके दोबारा इस पे चर्चा कर लीजिए, स्टेप्स ऑफ रिसर्च पे। प्रेरणा जी, आज का टॉपिक स्टेप्स ऑफ रिसर्च, उसमें रिसर्च प्रॉब्लम रहने वाला। यदि आप लोगों को सबको क्लियर हो गया है तो क्वेश्चनिंग रखें, नहीं तो कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए अभी जब। सारे के सारे भाग रहे हैं क्लास छोड़ छोड़ के, क्वेश्चनिंग के नाम पे भागते हुए। क्वेश्चनिंग ही कितना जरूरी है। चलिए, सभी को क्लियर है तो आप लोग अभी आंसर करना शुरू करेंगे। ये जो अभी हमने पढ़ा स्टेप ऑफ रिसर्च को टाइप करिए आप, स्टेप्स ऑफ रिसर्च की नेम टाइप करिए। मेनली कितने स्टेप माने जाते हैं, वो मेनली मुख्य रूप से कितने स्टेप्स हैं उन्हें टाइप करिए। करिए, सभी टाइप करिए। कलेक्टिंग ऑफ डेटा, कोशिश करिए एक साथ सभी। वेरी गुड, कविता मैम और आयुषी सिंह जी, सभी ने। आयुषी जी एक बार सभी को बताइए एक एक करके स्टेप। जी सर, टोटल 7 स्टेप्स हैं। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, नेक्स्ट हाइपोथेसिस, थर्ड वन इज रिसर्च डिजाइन, फोर्थ वन इज डेटा कलेक्शन, फिफ्थ वन इज एनालिसिस ऑफ डेटा,
sixth result, and seventh generalization. अभी जो पहला जो स्टेप है रिसर्च प्रॉब्लम, इसके फॉर्मुलेटिंग ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम के अंतर्गत कौन कौन से और सब स्टेप्स आते हैं वो टाइप करिए, और अभी नोरा निशा मैम माइक खोल के बताएंगी कि और कौन कौन से सब स्टेप्स हैं इसके अंतर्गत। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिए। मेरा क्वेश्चन है कि जो पहला स्टेप है फॉर्मुलेटिंग ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, उसके सब स्टेप्स को आपको बताना है, नेम बताने हैं उसके। सर पहले जो शोध की जो समस्या होती है उसके अंदर पहले स्रोत आता है इसका कि कहाँ से कलेक्ट किया जाए। फिर सेकंड में उसका जो होता है कि भाई हम ये देखते हैं कि भाई ये जो अ, जो ये जो जो प्रॉब्लम है वो किस टाइप की होनी चाहिए। जैसे आपने बताया था कि ये इंट्रोगेटिव होनी चाहिए, और है ना जो क्लियर होनी चाहिए, डेफिनेट होनी चाहिए, टेस्टेबल होनी चाहिए, टाइम बॉन्ड होना चाहिए इसमें, और ये है ना जो यूजफुल और मीनिंगफुल होनी चाहिए। चलिए मेनली आप वो सारी चीजें बता रहे हैं, अच्छी बात है, बाकी और लोग टाइप भी कर रहे हैं। कुल मिलाकर के जैसे इसी के अंतर्गत जो पॉइंट्स होंगे वो एक बार और बताएंगे। आयुषी जी ने टाइप कर दिए हैं, राधिका मैम आप बताइए और भी पॉइंट्स, बाकी नूरा निशा मैम ने बताए। इससे अलग और कौन कौन से सब पॉइंट्स या बिंदु हैं, ये बाकी लोग टाइप भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, ये आप देखिए। पूजा झा जी आप बताइए। सर इसमें टोटल 4 सब पॉइंट्स हैं। पहला है लिटरेचर का रिव्यू करना, दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है उसका फॉर्मुलेशन, और फिर जो वेरिएबल है उसको आइडेंटिफाई करना, और हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन करना। वेरी गुड वेरी गुड। सेकंड पॉइंट है आपका प्रिपेयरिंग रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, तो इसके सब पॉइंट्स और कौन कौन से हैं? कैसे आप प्रिपेयर करोगे, किस बेस पे करोगे, टाइप करिए इसके सब पॉइंट्स को। निशा यादव जी माइक खोल के बताइए, जल्दी जल्दी आंसर करोगे ना तो अगली कक्षा के लिए समय बचेगा, नहीं तो हम बहुत ज़्यादा समय ले लेंगे। स्ट्रक्चर स्टडी डिजाइन, वेरी गुड सोनिया शाह जी। स्टडी डिजाइन में भी दो तरह की स्टडी डिजाइन है, एक्सपेरिमेंटल एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल। बहुत बढ़िया, आईसी जी ने कर दिया है टाइप, मानसी जी ने भी कर दिया है। सभी लोग पार्टिसिपेट किया करो, तभी समझ में आएगा, तभी आपके मस्तिष्क में ये चीजें बैठेंगी। फर्स्ट पेपर है, आपको क्वालिफाइंग मार्क लाना बहुत जरूरी है, चाहे आप बेशक सेकंड पेपर में 100% ले आना, लेकिन इसमें 40% नहीं आया तो आपका नेट क्लियर ही नहीं होगा, जेआरएफ क्लियर ही नहीं होगा। तो आगे आगे टाइप करिए, अगले स्टेप है डेवलपिंग डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट। इसमें मुख्य रूप से क्या क्या कौन कौन से सब पॉइंट्स आते हैं, 3 मुख्य रूप से सब पॉइंट्स हैं, जिसमें कि पहला मानसी जी बताइए, पहला जी इसमें टाइप फर्स्ट सबके, टाइप्स ऑफ डेटा, वेरी गुड। हाँ दूसरा बताइए और बाकी भी बता मेथड्स दीजिए। ऑफ डेटा कलेक्शन, कौन से इससे वो डेटा हम्म, कलेक्ट करेंगे, और डिजाइनिंग टूल कौन सा है। रिसर्च टूल्स, आप किस टूल्स को प्रयोग करोगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए शिवानी जी ने भी कर दिया है, सोनिया जी, नोरा जी सभी ने टाइप कर दिया है। अगला स्टेप है सेलेक्टिंग सैंपल्स। सो सैंपल सेलेक्ट करने की जो विधियां हैं, वो न्यायदर्श सेलेक्ट करने की जो विधियां हैं उनका नाम यहाँ पे बताना है, कौन कौन सी दो मुख्य विधियां हैं उनके नेम बताइए, और माइक खोल के बताएंगी मनीता योगा किया। देखिए वेरी गुड, शिवानी जी ने कर दिया है। मनीता जी आप माइक खोल के बताइए।
पांडे जी भवन। जी जी भ्रातृ। There are two types of sample, probability and non-probability. वेरी ठीक है। राइटिंग ए रिसर्च प्रपोजल में कौन कौन से बिंदु हैं, मेन एलिमेंट्स उसके कौन कौन से हैं, वो टाइप करिए कि रिसर्च प्रपोजल में आप क्या क्या शो करोगे, तो बताइए। टाइप करिए आप। वेरी गुड मानसी जी, बहुत अच्छी। अब जो डेटा कलेक्ट करने की जो विधियां हैं, मेथड्स हैं, किन विधियों से आप डेटा कलेक्ट करोगे, वो आपने टाइप करनी है। और सोनिया शाह जी माइक खोल के बताइए उन विधियों के नेम। जी सर, ऑब्जर्वेशन, फिर इंटरव्यू, शेड्यूल्स और क्वेश्चनियर। वेरी गुड वेरी गुड। प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग डेटा जो कि 7th स्टेप है, इसमें क्या क्या और काम होता है, कैसे इस पे काम किया जाता है। देखिए सीमा जी ने भी पहले टाइप कर दिया, बहुत बढ़िया, अभी लोग अच्छे से काम कर रहे हैं। प्रोसेसिंग ऑफ डेटा में क्या क्या रहता है। शिवानी त्यागी जी बताइए आप। सर प्रोसेसिंग ऑफ डाटा में एडिटिंग और कोडिंग आता है, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा आता है, एनालिसिस आता है, टेबुलरेशन आता है, हाइपोथेसिस की टेस्टिंग होती है और फिर जनरलाइजेशन किया जाता है। मैंने आपको जनरलाइजेशन। और जो रिसर्च रिपोर्ट लिखी जाती है उसका क्या शेड्यूल रहता है, कैसे क्या क्या पॉइंट्स उसमें मेनली रखे जाते हैं। रिसर्च रिपोर्ट देखिए आयुषी जी ने कर दिया, अब पूनम मैम भी जुड़ गई हैं। बहुत साधक अब जुड़ने वाले हैं, जिन्हें रिसर्च के जो महारथी हैं उन्हें रिसर्च की आवश्यकता नहीं है, अब वो लोग जुड़ रहे हैं। वेरी गुड, ठीक है सोनिया जी। चलिए अभी मैं जानना चाहूंगा कि रिसर्च का सबसे पहला स्टेप क्या होता है, क्या होता है रिसर्च का सबसे पहला स्टेप। केवल प्रॉब्लम ना कह के पूरा थोड़ी वर्ड बोला करो, सेलेक्टिंग ऑफ द रिसर्च को। देखिए आईसीजी ने कितना अच्छा आंसर दिया है, आप भी इसी तरीके से दिया करो कि सोच समस्या का चयन करना सबसे पहला स्टेप। ठीक है, वेरी गुड। रिसर्चर के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य कौन सा रहता है, शुभ्रा पटेल जी माइक खोल के बताइए। प्रॉब्लम सर, रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट रिसर्च प्रॉब्लम। किस स्टेप को या किस बिंदु को पूरी रिसर्च का बेस या नीम कहा जाता है, कौन सा स्टेप कहते हैं। और जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो किस फॉर्म में होनी चाहिए, इंटेरोगेटिव या स्टेटमेंट फॉर्म में। रिसर्च प्रॉब्लम का जो सोर्स है वो कहाँ से रिसर्च प्रॉब्लम्स प्राप्त होती हैं हमें, उसके बारे में टाइप करिए आप लोग। और पूजा गौर जी माइक खोल के बताएंगे कि कहाँ से रिसर्च प्रॉब्लम्स प्राप्त करी जाएं। न्यूज़पेपर, मैगजीन, टीवी, सोशल मीडिया,
कुल मिलाकर के जब हम इन साइट्स पे घूमते हैं तब हमें नई नई समस्याएं सामने दिखती हैं। अब कैरेक्टर ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, तो इसमें आप लोग बताइए, टाइप करिए, पहले टाइप करिए और प्रेमिला मिशेल जी माइक खोल के बताएंगे इसकी विशेषता है, रिसर्च प्रॉब्लम की क्या विशेषता होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए रिसर्च प्रॉब्लम आपकी। माइक खोलिए और बताइए प्रेमिला मिशेल, और बाकी लोग टाइप करिए। पूनम मैम आप बताइए। सर इधर एक दूसरा लेक्चर चल रहा है हमारे संस्था का, उधर प्रार्थना लेनी है इसलिए। सर हमारे संस्था का दूसरा लेक्चर चल रहा है, वहाँ प्रार्थना लेनी है मुझे, इसलिए बैठी हूँ, थोड़ी देर से बोलती हूँ। वेरी गुड, देखिए क्लियर, सॉल्वेबल, डेफिनेट, बहुत बढ़िया। इंटरोगेटिव स्टेटमेंट में टेस्टेबल, बहुत अच्छे, सभी अच्छे से टाइप कर रहे हैं और सार्थक भी होनी चाहिए, ठीक है। और जो अगला स्टेप है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, उसके बारे में बताइए कि वो कहाँ से किया जाए, क्या पढ़ा जाए जिससे हमारा लिटरेचर रिव्यू हो सके। गूगल स्कॉलर ये तो ऑनलाइन के लिए है, ऑफलाइन के लिए हम क्या पढ़ सकते हैं? साहित्य, सूचना और जो पत्र पत्रिकाएं आदि। वेरी गुड, अच्छा आंसर कर रहे हैं सभी। इसका क्या उद्देश्य है? रिव्यू ऑफ लिटरेचर का उद्देश्य क्या है? शिवानी त्यागी जी आप बताइए, इससे क्या होता है, क्यों करें हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर? सर रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने से हमें ये पता चलता है कि इससे पहले इस टॉपिक पे और कितनी स्टडी हो चुकी है, इसकी ये कितना बेनिफिशियल जो हुआ है सोशल के लिए, सोसाइटी के लिए हमारी, और कितना मतलब कितना जरूरी है, और इस पे कितना काम हो चुका है, क्या हम और कर सकते हैं, तो क्या नया कर सकते हैं। ये सब चीजें हमें रिसर्च लिटरेचर रिव्यू से ही पता चलती है। बहुत अच्छे, कुल मिलाकर के इससे क्या होगा, आपका ज्ञान का स्तर बढ़ेगा, उसके साथ साथ आपकी रिसर्च की प्रामाणिकता बढ़ेगी, और ये आप वेरिएबल सेलेक्ट कर पाओगे इसे पढ़ने के बाद, ठीक है। सर सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है उसकी प्रामाणिकता पे पड़ेगा, है ना? मतलब उसकी प्रामाणिकता इससे मतलब अच्छी होगी कि प्रामाणिकता, बिल्कुल प्रामाणिकता स्ट्रांग होगी। अब जो रिसर्च ये है ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों का निरूपण जो होता है उसमें मुख्य रूप से क्या क्या रहता है, किस फॉर्म में होना चाहिए, इसका उद्देश्य जो है किस फॉर्म में होना चाहिए, ये बता दीजिएगा। स्टेटमेंट फॉर्म, वेरी गुड, सभी ने अच्छे से टाइप किया है। चलिए, धन्यवाद सभी का, आप लोग बने रहिए इसी कक्षा में, नेक्स्ट कक्षा के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।